गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर आप सबका मैं अपने चैनल पोल पाथ में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा रैपिड रिवीजन लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि टाइम कम है तो इसको जो भी क्वेश्चन लाएंगे थोड़ा रैपिडली इनको देखेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और डिफरेंट टॉपिक से हैं और जो बिहार स्टेट है उसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए, आपके पास भी समय कम है और तो हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। और आपको बता दें कि जो सुबह मॉर्निंग में 10 AM यानी कि सुबह मॉर्निंग के 10 बजे भी एक क्लास होती है, वो लाइव लगाते हैं प्रीमियर पे, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन करें। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखते हैं। तो दोनों क्लास जो हैं सुबह 10 बजे और शाम की, दोनों को मिलाकर यदि आप देखेंगे तो आपकी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचेंगे इन दोनों क्लास के थ्रू। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? तो भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन मानता है? मैजनी मानते हैं, फिक्टे मानते हैं, रैमजे मेयोर मानते हैं या फिर उपर्युक्त सभी? तो यदि हम भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक मानने वालों की बात करें तो ये उपर्युक्त सभी तीनों हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। यदि हम बात करें जो जॉन गॉट हर्डर हैं, तो ये क्या है, राष्ट्रवाद के प्रतिपादक हैं और 18वीं शताब्दी में इस शब्द का जो है प्रयोग करके इन्होंने जर्मन राष्ट्रवाद की नींव डाली थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जॉन गॉट हर्डर जो हैं इसके प्रतिपादक हैं राष्ट्रवाद के, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको नहीं बताना है। सत्य की संप्रभुता MK गांधी, नव मानवतावाद अरविंद घोष, सर्वहारा की तानाशाही VI लेनिन, नव प्रजातंत्र माओ से तुंग। तो इसमें जो है ऑप्शन बी आपका ये राइट नहीं है। ये अरविंद घोष से संबंधित नहीं है, बल्कि किससे संबंधित है? ये MN रॉय हैं जो इनसे संबंधित है। MN रॉय इनसे संबंधित है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की संसद को सांसदों की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या भारत? तो जो ब्रिटेन है इसी को इस ब्रिटेन की संसद को सांसदों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्या है कि नेतृत्व के गुण मूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं कौन है? RM स्टार गिल हैं या चेस्टर बर्नार्ड हैं या कूड्स तथा ओडेनेल हैं या फिडलर हैं? कौन है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का सभी आंसर करेंगे और तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, चेस्टर बर्नार्ड जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम रैपिड रिवीजन ले रहे हैं। यदि आपको डिटेल में देखना है तो प्रैक्टिस लिस्ट में जो है बहुत सारे हमने क्वेश्चन करवा रखे हैं, इस टाइप के भी और दूसरे टाइप के भी, और फुल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे हमने दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम रैपिड रिवीजन ले रहे हैं क्योंकि टाइम की कमी है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देने हैं। तो देखेंगे 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? किसने कहा है? मेटलैंड ने कहा है, बक्कल ने कहा, लेकाक ने कहा या फिर गेटल ने कहा है? तो ऐसा जो है कहने वाले कौन है? ऐसा कहने वाले बक्कल महोदय हैं। बक्कल महोदय, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो रहा है। वैसे ये दोनों ही जो है राजनीति को विज्ञान नहीं मानते हैं। और मेटलैंड क्या कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को देखता हूँ तो इनके प्रश्नों पर नहीं बल्कि इसके शीर्षक पर मुझे हंसी आती है, ऐसा मेटलैंड का कथन है। दोनों ही कथन बहुत फेमस है, कोई भी आ सकता है। तो बक्कल का ये कथन है, मेटलैंड का है कि मतलब इसके शीर्षक पर हंसी आती है। कुछ की पॉइंट पकड़िए, हर एक सेंटेंस का पूरा सेंटेंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है, शीर्षक पर हंसी आती है, शीर्षक पर हंसी आती है। तो ये किससे संबंधित है? ये मेटलैंड से संबंधित है और बक्कल से संबंधित है, पिछड़ी हुई कला रख लीजिए। चलिए अब देखेंगे आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन से हैं? 16 से 20 में दिया गया, 14 से 18 में, 15 से 19 में या 13 से 17 में? तो आप सभी को मालूम है 14 से 18 में समानता के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो ये जो है आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ये प्रावधान 14 से 18। और मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में दिए गए। टोटल कितने हैं? 12 से
भाग 3 में कितने अनुच्छेद रखे गए हैं? 12 से 35। भाग 3 में इतने अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। यदि 14 की बात करें तो ये क्या कहता है कि विधिक समझ समता, इसकी बात करता है। और 15 क्या कहता है? धर्म, वंश, जाति, मूल वंश, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समता मिलेगी। ठीक है, ये कहता है। 17 क्या है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत की बात करता है। और 18 जो है उपाधियों की अंत की बात करता है। ओरली सुन लीजिए, ज़्यादातर लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है वो लिख लें अपना। मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चन है तो ये अमेरिका से लिए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जो है मौलिक अधिकार पूरा पढ़कर जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि बात करें 19 की तो 19 जो है बार बार पूछा जाता है। 19A के 19 वन में जो है आपको कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं? 19 वन में सबसेक्शन 1 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती हैं। शॉर्ट में देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए क्या कहता है कि ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बातचीत करने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बी क्या कहता है? सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। ठीक है। सी क्या कहता है? सी कहता है कि जो है संघ और समिति बनाने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है। डी क्या कहता है? डी क्या कहता है? डी कहता है कि पूरे भारत में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। ठीक है। और ई क्या कहता है कि जो है कहीं पर निवास, पूरे भारत में कहीं पर निवास करने की स्वतंत्रता। पहले JNK को छोड़ा जाता था, अभी तो वो भी इसी में आ गया है। एफ जो है संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब नहीं बचा है। यहाँ पर संपत्ति का अधिकार अब यहाँ नहीं बचा है। कहाँ रख दिया है? 300A में रख दिया गया है। और ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया है अब। ठीक है, विधिक अधिकार बन गया है। और यदि जी की बात करें तो ये क्या कहता है? ये व्यापार की स्वतंत्रता देता है, किसी भी प्रकार की आजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसको एक ट्रिक से समझेंगे कि सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, फिर सम्मेलन करते हैं। ठीक है, सम्मेलन करके ग्रुप यानी कि संघ यानी अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बना करके पूरे भारत भ्रमण पे निकल पड़ते हैं। जहाँ अच्छा लगता है वहीं हम निवास करने लग जाते हैं। और नई जगह पर हमें फिर क्या होता है? संपत्ति की ज़रूरत पड़ती है, धन की ज़रूरत, रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई हमें देता नहीं है। संपत्ति नई जगह में हमें कोई जानता नहीं, इसलिए कोई हमें धन पैसे देता नहीं। फिर हमें क्या करते हैं कि व्यापार हमें कर लेते हैं, व्यापार करके अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। तो ये एक ट्रिक है, स्टोरी है, इससे आपको जो है सीक्वेंस याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। तो आप मौलिक अधिकार जो है पूरा पढ़ के जाएंगे। यहाँ पर जो है हमने 19 आपका इम्पॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ पर बता दिया है। इसमें जो 14 है, समता में 14 से 18 के बीच में 14 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी हैं, बट 14 बार बार पूछा जाता है और 15 भी पूछा जाता है। धर्म, जाति, वंश के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही कूट का आपको प्रयोग करना है। वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, इनको जो है आपको मैच करना है। तो ये जो है, जो वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, ये यूनो हो जाएगा। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, तो ये क्या होगा? यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, तो ये किसका हो जाएगा? ये जो है NATO है, ये हो जाएगा। ठीक है। वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, तो ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ILO का। आंसर आपका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा आपका 2143। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी? तो कोफी अन्नान है, बुतरस बुतरस खाली है, कुर्त वाल्दमीन है या यूथांट है? तो बुतरस बुतरस खाली, इन्हीं के टाइम पर जो है ये रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस, ये रिपोर्ट का नाम है, ये जो है सुरक्षा परिषद को सौंपी थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता कहा जाता है? जीन बोर्डिन है या ह्यूगो ग्रोशियस या मैकियावली या उपयुक्त कोई नहीं? तो इसमें जो है, जो ह्यूगो ग्रोशियस हैं, ये हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता। इनको माना जाता है किसको? ह्यूगो ग्रोशियस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि बार बार रिपीट किए जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीति विज्ञान समान विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन में आपके सामने विलोबी हैं, सीले हैं, पॉल जेनेट हैं और गार्नर हैं। तो ऐसा किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ये पॉल जेनेट के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हम यहाँ पर रैपिड रिवीजन ले रहे हैं, डिटेल में देखना है आपको। तो सारे क्वेश्चन जो हैं प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, लगभग 150-200 प्लेलिस्ट लगी हुई हैं। यदि आप मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एस्टेट का ये एस्टेट दे करके आइए, उसके बाद जो है पीजीटी में वेरी बेनिफिशियल वो लिस्ट है, आपका पूरा पीजीटी का पेपर वहाँ से कवर अप हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है आप फैक्चुअल ही रहिए, उसके बाद में वो सारी प्लेलिस्ट को अच्छे से देखकर नोट्स बनाइएगा, बेनिफिशियल रहेंगी बहुत ज़्यादा। तो देखेंगे 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? तो किसके अनुसार है ये? गार्नर, कोल, मैकियावली, अरस्तु। तो ये अरस्तु के अनुसार है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अरस्तु का ऐसा मानना है कि राज्य जो है मनुष्यों के मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अस्तित्व में आता है और उनके श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर जो है अरस्तु की बुक की बात करें तो इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक है पॉलिटिक्स जो है इनकी बुक है। मैकियावली की प्रिंस है। कोल जो है जो श्रेणी समाजवाद है उसके ये प्रतिपादक हैं, जनक माने जाते हैं। और गार्नर क्या है? गार्नर जो है आंतरिक संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके उससे सिलेबस से रिलेटेड हैं, तो ये भी पॉइंट आप देखते चलिए। इसलिए मैं लिखूँगी नहीं इनको, बस आप ओरली बताऊँगी, आप इनको ध्यान से सुनिए। जो भी आपके लिए नया है वो लिखते रहिए। एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब वो ऐसा चाहे, यानी कि मर्जी, या जब भी मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दे, या जब कभी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। चौथा है जब संघीय सरकार ऐसा करने को कहे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। यही आपका हो जाएगा कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र जारी ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता है, नीड है, तब वो जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? प्रयोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति या स्थान? तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, प्रयोजन। देखो यहाँ समझने वाली बात है कि जो हूवर आयोग है ये जो वहाँ के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन के द्वारा इसका जो है गठन किया जाता है। हूवर आयोग यूएसए की संघीय सरकार में कुछ परिवर्तन करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, जो हैरी एस ट्रूमैन थे उनके द्वारा। तो ऑप्शन जो है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा देश सेंटो का सदस्य नहीं है? यूएसए, यूके, तुर्की, पाकिस्तान। तो इसमें जो यूएसए है ये सेंटो का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का पत्र है किसे देना होगा? अपना पत्र संबोधित करना चाहिए किसको? प्रधानमंत्री को या उपराष्ट्रपति को या मुख्य न्यायाधीश को या अध्यक्ष को? तो अपना जो त्याग पत्र है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति जो है किसको देगा? ये राष्ट्रपति को देगा। तो दोनों एक दूसरे को देंगे, दोनों जो है एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके पहले ये त्यागपत्र दे सकते हैं या फिर इन पर महाभियोग लगाया जा सकता अगर ये कोई असंवैधानिक कार्यविधि में पाए जाते हैं तो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है किसको? सशस्त्रीकरण को, तटस्थता की, या फिर एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था है ये तटस्थता की अनुमति नहीं देती है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था है क्या कि यदि किसी देश पर कोई आक्रमण करता है कोई देश, तो जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो भी देश हैं तो एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाएगा और सब मिलकर के उस आक्रमण करने वाले देश पर जो है
आक्रमण करेंगे। तो इसमें कोई भी देश जो इस सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत है, इसमें जो सम्मिलित है, वो तटस्थ नहीं रह सकता है। उसको अगर किसी पर आक्रमण हुआ है तो वो उसको उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक किनारे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको उस युद्ध में जो भी विवाद है उसमें उसको शामिल होना पड़ेगा। तो तटस्थ नहीं रह सकता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था, हे ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। देखिए जेफरसन, ये जो है जेफरसन के द्वारा कहा गया था और ये तीसरे राष्ट्रपति थे। कहाँ के? यूएसए के तीसरे राष्ट्रपति थे। जेफरसन के द्वारा ये कहा गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए विधानसभा की बात हो रही है। स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री। तो किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट, राज्यपाल। इसकी जो है सिफारिश के बिना यानी कि इसकी अनुमति के बिना जो है नहीं पेश होगा। और दूसरी इसमें मेन पॉइंट है कि केवल विधानसभा में ही जो है ये वित्त विधेयक पेश होगा। ठीक है। और तीसरी बात इसमें ये है कि सिर्फ 14 दिन तक जो है विधान परिषद इसको रोक सकती है। बस इसके बाद वो स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात हो रही है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। तो ये जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका यही राइट हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? तो एक तो मुख्य न्यायमूर्ति है और कितने न्यायाधीश होंगे? तो 25 होंगे, 33 होंगे, 31 होंगे, 26 होंगे। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 33। 33 + 1 मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 34। प्रारंभ में कितने थे? ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो शुरू में कितने थे? प्रारंभ में कितने थे? तो एक मुख्य न्यायाधीश था प्लस जो है 7 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल कितने थे? 8। तो ये भी आप याद रखेंगे। प्रारंभ में 8 थे। 1 + 7 अभी कितने हैं? 34 हैं। 1 + 33 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137 या अनुच्छेद 138? तो बताना है आपको कि किसके अंतर्गत जो है इसको पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट, अनुच्छेद 137। इसके अंतर्गत वो अपने ही द्वारा दिए गए जो वो होते हैं डिसीजन होते हैं, उनको ये पुनरीक्षण कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है अगर कुछ उसको ऐसी नीड लगती है तो, दिखती है तो। यदि हम बात करें कि जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो ये भाग 5 में किया गया है। 124 से लेकर के 124 से 147 तक जो है इसका प्रावधान है। तो भाग 5 के कितना 124 से कितना है 147 के बीच में जो है इसका प्रावधान किया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी जो इलेक्टोरल सिस्टम संबंधित है। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है, विभिन्न सूचियों से उम्मीदवारों का चयन करता है, उम्मीदवारों से अपनी सूची बना सकता है, जिस सूची को अपना मत देता है उसमें उम्मीदवारों को प्राथमिकता इंगित करता है। तो सूची प्रणाली के द्वारा जो ये मतदाता होते हैं ये क्या करते हैं कि एक पूरी सूची को ही अपना मत देते हैं। इसमें होता क्या है सूची प्रणाली में कि जो प्रेफरेंस बेसिस पर चुनाव से पहले ही जो दल होते हैं, सभी पार्टियां होती वो अपने अपने नेताओं का यानी कि जो खड़े होते हैं उम्मीदवार होते हैं उनका एक लिस्ट जो है जारी कर देती है और जितने उनको जिस रेशियो में मत मिलते हैं उसी रेशियो में उनको सीट मिल जाती हैं सत्ता में। और सीट में जो जिसे अगर यदि उनको 3 सीट मिली हैं तो प्रेफरेंस बेसिस पर सत्ता में उनके उम्मीदवार जाते हैं, यानी कि ऊपर से 3 लिए जाएंगे।
उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये चुने जाएंगे ये या वो, नहीं, वो ऊपर से 3 लिए जाएंगे, इसीलिए प्रेफरेंस बेसिस पर वो ही लिस्ट जारी होती है। तो इसमें होता क्या है कि उम्मीदवार जो मतदाता जो है वो एक पूरी लिस्ट को ही अपना मत देता है, पूरी सूची को अपना मत देता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इलेक्टोरल सिस्टम पे हमने पूरा वीडियो बना रखा है और सारे सिस्टम को हमने अच्छे से समझा रखा है। जब भी आपके पास टाइम हो आप उसको देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। कोर्स वीडियोस में बहुत अच्छे पूरी फिलॉसफी हमने दे रखी है, साथ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं, जो स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, ब्रिटेन, सब, अगर सब कुछ आप सुन लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको टाइम मिले आप इसको सुनिए और आगे की प्रिपरेशन मजबूत कीजिए। देखेंगे निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों के राज्य द्वारा समान संरक्षण बताया है? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या BN राव या जवाहरलाल नेहरू। 23 का जो है सब ऑप्शन जो आंसर करेंगे और इसका जो है सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। यदि बात करें पंथ निरपेक्षता शब्द जो है कब जोड़ा गया, तो ये प्रस्तावना में तो ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। होता कब है ये? 1976 में ये होता है, इमरजेंसी के दौरान, और उसी में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता और समाजवाद दो चीज़ों को वहाँ पे जोड़ा गया है और प्रस्तावना में जो है एक ही बार अब तक संशोधन हुआ है। ये 42वें जो संविधान संशोधन के द्वारा एक ही बार उसका अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किस में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेटमेंट या फिर पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका राइट होगा, द लॉज। इसी में जो है मिश्रित संविधान का इन्होंने उल्लेख किया है और जो इसमें इन्होंने अपना एक उप आदर्श राज्य की इसमें प्रावधान दिया है द लॉज में, और जो इनका उप आदर्श राज्य है वही जो है अरस्तु का आदर्श राज्य है, यानी कि प्रथम राज्य है। जो इनका सेकंड आदर्श राज्य है, जो प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, वो अरस्तु का प्रथम आदर्श राज्य है। तो द लॉज को अरस्तु ने काफ़ी हद तक इन्होंने अपने जो है आदर्श ये राज्य को विवेचना करने में इससे बहुत सारी चीज़ें को उन्होंने कॉपी किया, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ से चीज़ें ली थी। लॉज का प्रभाव पूछा जाए कि प्लेटो की कौन सी पुस्तक का प्रभाव अरस्तु पर बहुत ज़्यादा पड़ा, तो लॉज का ही प्रभाव पड़ा था। ठीक है, द रिपब्लिक एंड लॉज एंड स्टेटमेंट ये प्लेटो की पुस्तकें हैं। पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु की है, ये जो है अरस्तु की पुस्तक है, अरस्तु की पुस्तक है। ठीक है, अरस्तु की पुस्तक में और दूसरी आ जाएगी एथिक्स आ जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एथिक्स आ जाएंगी। और इनकी अकादमी का नाम क्या है? लीसियम है। प्लेटो की अकादमी संस्था जो शिक्षण संस्था थी उसका नाम अकादमी ही था, यानी कि उसका नाम अकादमी था और इनकी संस्था का लीसियम था। अरस्तु की संस्था क्या थी? लीसियम थी, लीसियम। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से लेकर के ये प्लेटो की पुस्तक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो एक ऐसे चेक की तरह हैं जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? ये बात किसने कही? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, BN राव, BR अम्बेडकर या KT शाह। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे सब। तो ये जो कहा गया KT शाह के द्वारा, ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपागम राज्य को मूलतः विधि का निर्माण और प्रवर्तन करने वाला संगठन मानता है और राज्य को एक सामाजिक संगठन के रूप में देखने से इनकार करता है? ऐतिहासिक उपागम, तुलनात्मक उपागम, विधि संस्थागत उपागम, राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम। तो कौन सा संगठन है जो विधि निर्माण और प्रवर्तन करने वाला संगठन मानता है और सामाजिक संगठन के रूप में नहीं देखना चाहता है? तो ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, विधि संस्थागत उपागम। ठीक है, विधि संस्थागत उपागम इसका जो है यही राय है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य एक आवश्यक संस्थान है, एक वर्ग है, एक यंत्र है, एक सुरक्षा कंपनी है। तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत ये सिद्ध करना चाहता है कि राज्य क्या है?
एक यंत्र है, उसको एक यंत्र की भांति जो है इन्होंने माना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिवाद के रूप में जो कौन संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक होना चाहिए, यहाँ पर प्रतिपादक हैं। तो प्रमुख जो है प्रतिपादक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बोधा है, लॉक है, रूसो है और ऑस्टिन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो वैसे तो सबसे पहले जो संप्रभुता की अवधारणा दी थी तो जीन बोधिन के द्वारा दी गई है, लेकिन यदि हम बात करें कि प्रमुख प्रतिपादक तो ये ऑस्टिन माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसमें अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बहुत इसके ऊपर कार्य किया था और इसको चरम सीमा पर लेकर गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक प्राप्ति है। कौन सा सिद्धांत मानता है? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऐतिहासिक सिद्धांत ही ऐसा मानता है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से हॉब्स लॉक रूसो का नाम जुड़ा है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से रॉबर्ट फिल्मर ये इसके जो है प्रतिपादक हैं, फिल्मर, और जेम्स प्रथम इसके ज़बरदस्त समर्थक माने जाते हैं। शक्ति का सिद्धांत की बात करें तो ये ओपेनहाइमर के द्वारा दिया गया है, ये इसके प्रतिपादक हैं ओपेनहाइमर। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? सही की बात कर रहा है। संप्रभुता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, या संप्रभुता राज्य में निवास करती है और सरकार के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। तीसरा है संप्रभुता सरकार में निवास करती है, उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। चौथा है संप्रभुता नागरिकों में निवास करती है और सरकार के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। संप्रभुता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, चाहे कोई वो संस्था उसको प्रयोग करे, कोई समूह करे या कोई एक व्यक्ति करे। ये संप्रभुता निवास कहाँ करती? राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। इस ऑप्शन में जो है कई लोग कंफ्यूज हुए थे। एक बार इसको भी मैंने क्वेश्चन पहले दिया था तो बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन ये गांठ बांध लीजिए आप कि आंसर यही सही है। राज्य आती जाती हैं, चेंज होती रहती हैं, सरकारें आती जाती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो संप्रभुता कहाँ निवास करती? राज्य में निवास करती और उसी के द्वारा, यानी कि जो उस राज्य का एजेंट होता है, कोई भी हो, समूह हो, व्यक्ति हो, संस्था हो, उसके द्वारा प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है। किसने कहा ऐसा? वुड्रो विल्सन ने कहा, पार्कर ने कहा, ब्लंटस्ली ने कहा या लॉर्ड ब्राइस ने कहा। ये जो है किसके द्वारा ऐसा कहा गया है? तो ये जो है ब्लंटस्ली के द्वारा ऐसा कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि वुड्रो विल्सन कहते हैं कि विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित भूप्रदेश में रहने वाली जनता राज्य है। तो ऐसा वुड्रो विल्सन के द्वारा कहा जाता है। यदि आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, देखेंगे। यदि आपके लिए नया है तो निम्न में से किसका राज्य संबंधी कोई विचार नहीं है? श्रमिक संघवाद, मार्क्सवाद, श्रेणी समाजवाद, फेबियनवाद। तो यहाँ जाहिर सी बात है, जो मार्क्सवाद है तो इसका कोई राज्य संबंधी विचार नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मार्क्स जो है राज्य को मानता ही नहीं, यानी कि वो राज्य को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है, तो उसके राज्य संबंधी कोई विचार नहीं है। उसका जो है मार्क्सवाद का क्या है? साम्यवाद का युग आएगा जिसमें ना राज्य होगा, ना वर्ग होगा, ना शोषण होगा और सभी बराबर होंगे। उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण होगा। आवश्यकता जो है योग्यता के अनुसार सब काम करेंगे और आवश्यकता के अनुसार पाएंगे। मेन कॉन्सेप्ट यही है मार्क्सवाद का। चलिए यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। लेकिन यदि जो और ऑप्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बात कर लेते हैं। तो जो श्रमिक संघवाद है इसके प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज सोरेल हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। जॉर्ज सोरेल हैं। और श्रेणी समाजवाद के GDH कोल हैं। फेबियन समाजवाद के कौन है? तो ये सिडनी वेब हैं। ये सब इसके प्रतिपादक की बात हो रही है, सिडनी वेब हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न ने संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया है? निम्न में
संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्तियाँ, या फिर शासक एवं शासित के बीच संबंध, या सरकार के विभिन्न संस्थानों के बीच संबंध, उनकी संरचना एवं संगठन, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें जो हैं संविधान के द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। संविधान यही है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में व्याख्या देता है, बताता है, रूल्स रेगुलेशन वहाँ पर लिखे होते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था। यह मत किसने प्रतिपादित किया? जॉर्ज कैटलिन ने, एच.जे. लास्की ने, वाल्टर लिपमैन ने, या एच. क्रेब ने? तो ये जो है किसके द्वारा किया गया है? ये एच.जे. लास्की के द्वारा ऐसा कहा गया है। और इन्होंने कहा है कि जो एकलवादी संप्रभुता है ये विनाशकारी है और आज के युग में इसका कोई उपयोग नहीं है। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में इन्होंने अपने ये विचार दिए हैं। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है, पॉलिटिक्स ये इनकी पुस्तक है। और इसी पुस्तक में इन्होंने जो है एकलवादी संप्रभुता की आलोचना की है। और इन्होंने कहा कि उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही होंगी जब एकलवादी संप्रभुता जो है उचित रही होगी, ठीक रही होगी उस समय के अनुसार, लेकिन आज के ज़माने में, प्रेजेंट टाइम में इसका कोई महत्व नहीं है, तो ये विनाशकारी है, ऐसा इन्होंने बोला है एच.जे. लास्की ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में किसने स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया है? यहाँ बात हो रही सकारात्मक अवधारणा की, तो ऑप्शन है जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल पॉपर, टी.एच. ग्रीन। तो यहाँ टी.एच. ग्रीन के द्वारा ये सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। चलिए देखेंगे, बाकी जो है सब नकारात्मक अवधारणा से संबंधित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समानतावादी विधि के समक्ष समानता को समानता का मूल्य बनाए रखने के लिए अब पर्याप्त पाते हैं। जो समानतावादी हैं, यानी कि समानतावादी जो विचारक हैं, ये विधि के समक्ष समानता जो हमारे संविधान में दी गई है, विधि के समक्ष समानता को समानता का मूल्य बनाए रखने में अपर्याप्त पाते हैं। यानी कि जो विधि के समक्ष समानता दी गई है, ये जो है अपने मूल्यों को, यानी कि जो इसकी वैल्यू है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये इसका सिंपल लैंग्वेज ये है। और उन्होंने इसके लिए निम्नलिखित में से किसको कारण माना, यानी कौन सी चीज़ ऐसी है हमारे समाज में, कौन सी बात ऐसी है जिसको इन्होंने कारण माना है? तो देखेंगे, यह व्यक्तियों के बीच में अंतरों को ध्यान में नहीं रखता है, या लोगों द्वारा धारित असमान संसाधनों और परिसंपत्तियों को ध्यान में नहीं रखता। सी है, यह इस पर ध्यान नहीं देता कि कतिपय प्रतिभाएं और कौशल आपातता पूर्वक धारण क्यों की गई, या यह इस बात को ध्यान में नहीं रखता है कि उत्पादन के साधन कुछ हाथों में संकेंद्रित होते हैं जो उनकी स्वामित्व धारकों पर बृहद प्रभाव डालता है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो ये समानता की बात करता है, दूसरी तरफ ये पूंजीवादी व्यवस्था को कहीं ना कहीं पोषित करता है, जिससे कि समाज में जो है असमानता होती है, कुछ लोगों के बीच में पूंजी का संकेंद्रण होता है, और समाज में जो है वर्गों, यानी कि ऊंचे वर्ग और नीचे वर्ग का डिवीज़न हो जाता है। तो ये सारी बातें इसके अंदर कही गई हैं और इसी को ये कारण मानता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करने वाला सिद्धांत कौन है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत है, या उदारवादी सिद्धांत है, या समाजवादी सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन कौन करता है? ये उदारवादी जो हैं ये करते हैं। और जो रात्रि प्रहरी का एक टर्म है, रात्रि प्रहरी, ये नौजिक से जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे, अलग से भी पूछता है, इंडिविजुअल नाम पूछता है तो नौजिक, और टर्म क्या है? रात्रि प्रहरी। रात्रि प्रहरी ये है, राज्य को रात्रि प्रहरी की तरह किसने माना है? तो नौजिक ने माना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीन बोदेन ने अपनी संप्रभुता की संकल्पना उधार ली, किससे ली? मैकियावली से ली, फ्रांस के धार्मिक युद्धों से ली, हॉब्स से ली, या ऑस्टिन से ली? किससे ली है? तो जीन बोदेन ने अपनी संप्रभुता की संकल्पना फ्रांस के धार्मिक युद्धों से ली है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है अगला क्वेश्चन कि किसने कहा कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंतता प्रदान करती रहती है? हेराल्ड लास्की ने कहा, मैकाइवर ने कहा, लॉर्ड ब्राइस ने कहा, या फिर लॉर्ड एक्टन ने कहा? किसके द्वारा जो है ये कहा गया है? तो ये जो है लॉर्ड ब्राइस महोदय हैं, इन्होंने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा।
और एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। प्लस ये जो है वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उसको लाइक कर दें, शेयर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ जो है आपको मिलती रहें। वीडियो 2 से 3 बार दिन में 24 घंटे में जो है अपलोड हो जाती हैं, तो यदि ऑल पर क्लिक करेंगे आप तभी आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने यह परिभाषा दी। संक्षेप में एकात्मवाद का तात्पर्य है कि एक दृष्टिगोचर प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति के हाथों में राज्य की शक्ति का केंद्रीकरण, वह शक्ति संसद हो अथवा जार। तो ये लिकाक ने दिया, सीले ने दिया, डायसी ने दिया, या फिर डेविड ईस्टर ने दिया है। किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सी, डायसी। ये जो है डायसी के द्वारा ऐसा कहा गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है। संविधान की कठोरता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, विधायिका की सर्वोच्चता, कार्यकारिणी प्रमुख की सर्वोच्चता। तो कौन सा एक लक्षण है जो प्रमुख लक्षण है अध्यक्षात्मक सरकार का, वो आपको बताना है। तो 41 का क्या हो जाएगा? यहाँ ए हो जाएगा, ए ऑप्शन, ये संविधान की कठोरता, ये प्रमुख लक्षण है इसका। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण संसदात्मक व्यवस्था का नहीं है। तो कौन सा गुण नहीं है? संसदात्मक व्यवस्था की बात हो रही है। कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच समन्वय तो है ये। प्रशासनिक व्यवस्था का जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो ये भी है। जनसाधारण को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना तो ये भी है। शक्तियों का पृथक्करण तो यही नहीं है, क्योंकि ये अध्यक्षात्मक की विशेषता है। किसकी है? जो प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में संघात्मक व्यवस्था का अधिकृत विद्वान किसे माना जाता है। संघात्मक व्यवस्था की बात हो रही है। C.F. स्ट्रीम को, H. फाइनर को, A.H. ब्रिज को, या K.C. वियर को। तो ये K.C. वियर महोदय हैं, इन्हीं को जो है क्या है अधिकृत विद्वान माना जाता है। किसका? संघात्मक व्यवस्था को। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, K.C. वियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्यक्षात्मक सरकार के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है। अध्यक्षात्मक की बात हो रही है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है। अध्यक्षात्मक शासन में प्रतिनिधित्वात्मक स्वरूप का अभाव होता है। अगला क्या है? यह व्यवस्था सरकार में अस्थिरता उत्पन्न करती है, उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है। तो इनमें जो है खींचातानी मची रहती है। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा जनमत का अधिकरण है। प्रेस है, राजनीतिक दल है, न्यायपालिका है, सार्वजनिक मंच है। तो कौन सा अधिकरण है? यहाँ पर जो है प्रेस, राजनीतिक दल और सार्वजनिक मंच, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, ये जो है आ जाएंगे आपके आंसर में। पहला, दूसरा और चौथा ये आपके आंसर हैं। जो न्यायपालिका है ये नहीं है, ये आपका नहीं है। इसके अलावा आ जाएंगे जो रेडियो आ जाएंगे, दूरदर्शन आ जाएंगे, शिक्षा संस्थाएं आ जाएंगी, राजनीतिक दल के जो प्रचार होते हैं, ये दल यहाँ पर दिया हुआ है वो भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। रेडियो, दूरदर्शन, शिक्षा संस्थाएं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक बात और जान लीजिए, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता ये किस में दी गई है? ये जो आपका आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 है, इसमें दिया गया है। और प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है, ये भी आप ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है। प्रेस की स्वतंत्रता कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। कहाँ दिया गया है? 19(1) में दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नया है तो नोट डाउन कर लें। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है? कौन कहता है ऐसा? लास्की कहते हैं, गिलक्राइस्ट कहते हैं, गेटल कहते हैं, या फिर गार्नर कहते हैं। तो ऐसा कहने वाले जो हैं ये गिलक्राइस्ट महोदय हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जिसमें निम्न में कौन दलों के विचारों का दलाल मानता है? दलों को विचारों का दलाल मानता है। कौन मानता है?
निम्न में ऑप्शन आपके सामने है ब्राइस, बर्क, लास्पेल या लावेल। तो ऑप्शन डी आपका ये जो लावेल है यही राइट हो जाएगा। इन्होंने जो दलों को विचारों का दलाल माना है, लावेल। देखिए ये लावेल है, यहाँ पर भी 2 ला हैं और दलाल में भी 2 ला हैं, तो आप इससे रिलेट कर लीजिए याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित विद्वानों में किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है। तो कौन मानता है? लिपमैन मानते हैं या लॉर्ड ब्राइस मानते हैं, लावेल मानते हैं या H.W. डॉब मानते हैं। 49 का जो है आप लोग आंसर करेंगे। तो ये कौन मानता है? ये जो है लिपमैन का ऐसा मानना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर्यावरण का मतलब है जो एनवायरनमेंट यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण उससे नहीं है, बल्कि परिवेश यानी कि जिस परिवेश में मनुष्य रहता है उसकी बात हो रही है। जो मनुष्य समाज में जिस परिवेश में रहता है उसकी बात हो रही है। प्रकृति से मत ले लेना इसको, परिवेश की बात हो रही है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जॉन ब्लैंडोल के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का उपवर्ग है? संस्थागत दबाव समूह, संरचनात्मक दबाव समूह, उत्थानात्मक दबाव समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ब्लैंडोल के सामुदायिक दबाव समूह का वर्गीकरण के अनुसार जो है ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। ए ये राइट है। ये इनके अगर हम देखें दबाव समूह का वर्गीकरण देख लें तो इसको यहाँ पर देखते हैं। ये सांप्रदायिक या इसी को ये सामुदायिक बोलते हैं। ठीक है, सामुदायिक, जो कि क्वेश्चन में आपके दिया गया है। तो दोनों नाम से पूछा जाता है। ठीक है, एक तो ये डिवीजन है इनका, दूसरा है संसर्गात्मक। ये 2 इनके पहले विभाजन है। फिर इनके उप विभाजन होते हैं जिसमें कि एक होता है प्रथागत, दूसरा क्या होता है? संस्थागत। और इसमें जो है जो सेकंड के लिए फिर इसको 2 उपवर्ग में डालते हैं। एक होता है संरचनात्मक, दूसरा क्या होता है? उत्थानात्मक। तो ये इनके दबाव समूह हैं। तो ये देखिए यहाँ जो सामुदायिक में संस्थागत आ गया, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। जबकि जो संरचनात्मक और उत्थानात्मक ये किसके हैं? ये संसर्गात्मक के हैं, इस वाले के हैं। और जो सामुदायिक का है प्रथागत संस्थागत होता है। तो इसमें ये ऑप्शन ए आपका राइट हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब हम दूसरी PDF ले लेते हैं। दूसरी PDF में भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखते हैं। एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष या परंपरा किस अध्यक्ष से जुड़े हैं? कॉमन सभा के जो ग्रेट ब्रिटेन या प्रतिनिधि सभा USA या लोकसभा भारत या उपरोक्त कोई नहीं। तो एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष ये परंपरा जो है कॉमन सभा ग्रेट ब्रिटेन से जुड़ी हुई है। इंग्लैंड में होता क्या है कि यदि जो एक बार अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वो हमेशा के लिए एक प्रकार से परंपरा है वहाँ की कि हमेशा के लिए अध्यक्ष हो जाता है। सरकार चाहे किसी भी दल की बने, कोई भी दल चाहे बहुमत में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अध्यक्ष पहले का होता है वही फिर से बना दिया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ ए आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन कार्यात्मक यानी कि व्यावसायिक प्रतिनिधि के सिद्धांत का प्रतिपादक है? मिल है, ग्रीन है, कोल है, लास्की है। तो ये हमने बहुत बार आपको बताया, लेकिन दूसरी तरह से क्वेश्चन हमने बताया है। तो ये जो है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपके GTH कोल हो जाते हैं। ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दल के विषय में निम्न कथन किसका है? स्वतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम है। किसी भी जगह स्वतंत्र राजनीतिक दलों के बिना स्वतंत्र सरकार का अस्तित्व नहीं हो सकता है। कौन कह रहा है इसको कहने वाले ऑप्शन में है ब्रंटसली हैं या WB मुनरो हैं या स्मिन है या JS मिल हैं। किसके द्वारा जो है ये बात कही गई है? तो ये बात जो है ये जो मुनरो हैं, WB मुनरो, इनके द्वारा कही गई है। ये उपर्युक्त कथन इनके मुनरो के द्वारा कहा गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनमत
किसी विषय पर लोगों के व्यवहार को संकेत करता है जब वे किसी एक ही सामाजिक समूह के हों। यह विचार किसका है? मॉरिस गिन्सबर्ग का है, किम्बाल यंग का है, या लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का है, या हरमन फाइनर का है? किसका है ये विचार? तो ये जो लियोनार्ड हैं इन्हीं का है। ऑप्शन लियोनार्ड डब्ल्यू डोब, ऑप्शन सी ये राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? किसने किया है? हन्ना आरेंट ने किया है, कार्ल पॉपर ने किया है, एसपी हंटिंगटन ने किया है, या सैमुअल जे एल्डर्सवेल्ड ने किया है? तो जो दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण करने वाले कौन है? ये एल्डर्सवेल्ड हैं, सैमुअल जे एल्डर्सवेल्ड। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के क्रम में विभिन्न प्रकार के समाज उद्भूत हुए, तो कौन कौन से हैं? इनका सही कालक्रम आपको लगाना है, कालक्रम में इनको लगाना है, जो सही है उसको टिक करना है। दास सामंती आदिम साम्यवाद पूंजीवाद, या फिर सामंती आदिम साम्यवाद दास साम्यवादी, या आदिम साम्यवाद दास और सामंती पूंजीवादी, या साम्यवादी सामंती दास और समाजवादी। तो इनको मैंने जो इनका लेक्चर दिया है, प्रैक्टिस दी है, उसमें पूरा डिटेल में बताया। अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। इनकी सबसे जो इन्होंने समाज का ऐतिहासिक जो सिद्धांत दिया है, ऐतिहासिक सिद्धांत, उसमें इन्होंने सबसे पहले बोला है कि आदिम युग होगा। उसमें जो है रिसोर्सेज पर सबका समान अधिकार होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, वहाँ पर कोई वर्ग जैसी चीज़ नहीं होगी, सब पर सबका बराबर अधिकार होगा। फिर आएगा क्या आएगा? दास प्रथा आएगी। तो इसमें जो है मालिक होगा और दास होगा। इसमें छोटे छोटे उद्योग जो पनपने लगते हैं, तो किसी के पास थोड़ा सा रिसोर्स ज़्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं, तो मालिक और दास यहाँ से शुरू होता है, दो वर्ग जो है यहाँ शुरू होता है। तो उसके बाद आता है सामंती। सामंती में क्या होते हैं कि इसमें जो है ये किसान होते हैं और ज़मींदार होते हैं, यानी कि ज़मींदार ओनर होते हैं और किसान जो है मजदूर, एक प्रकार से मेहनत करने वाले होते हैं। फिर पूंजीवादी आते हैं जिसमें कि पूंजीपति होते हैं और मजदूर होते हैं। तो सब में वर्ग संघर्ष चल रहा है, यानी कि दो दो वर्ग जो हैं सब में पाए जा रहे हैं। लेकिन आदिम साम्यवाद जो है ये इसमें कोई वर्ग नहीं था। और आगे जो पांचवा दिया है इन्होंने अपना दिया है, पांचवा। अब 5 प्रकार के इन्होंने विश्लेषण किया है। 5वें में इन्होंने साम्यवाद की फिर से संकल्पना की है, और वही मार्क्सवादी साम्यवाद युग। तो उसमें क्या है, रिसोर्सेज पर सबका जो है साझा नियंत्रण होगा, कोई वर्ग नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा, राज्य नहीं होगा, और आवश्यकता के अनुसार सब पाएंगे और योग्यता के अनुसार वहाँ पर काम करेंगे। ये सारी बातें इनकी साम्यवाद की विशेषताएं हैं। तो ये यहाँ पर नहीं दिया गया, 5वां टर्म नंबर यही है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। शॉर्ट में हमने बता दिया है ताकि आप एग्जाम में इसको फाइंड करने में आपको आसानी हो जाए। देखेंगे निम्न में महिला अधिकार का प्रबल समर्थक कौन था? हेनरी मैन, मैकाले, लास्की या सिजविक? तो देखिए जो महिला मताधिकार के कुछ लोग प्रबल समर्थक हैं, तो उनका सबका नाम आप देख लीजिए, क्योंकि आज जो है एक दिया है, कल दूसरा पूछेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन आपका सिजविक जो है डी ये राइट हो रहा है। सिजविक के अलावा बात करें तो बेंथम, थॉमस हेयर, मिल, ये जो है बेंथम, थॉमस हेयर जिन्होंने हेयर प्रणाली दी थी, थॉमस हेयर एंड और कौन है? मिल। ये जो है महिला मताधिकार के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। तो इन चारों के नाम आप याद कर लीजिए, चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सत्य नहीं है? विषय वस्तु की पद्धति से पूर्व होना चाहिए, और क्या है, वास्तविकता से संबंध, या फिर ज्ञान को कार्य रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश, मूल्यों से स्वतंत्र राजनीति विज्ञान। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है ये मानता है कि कोई भी जो राजनीति है, कोई भी जो ये किसी प्रकार की भी राजनीति है, तो मूल्यों के साथ ही ठीक रहती है, यानी कि अच्छी रहती है। मूल्य उसमें होने चाहिए। मूल्यों से स्वतंत्र यानी कि मूल्यों के बिना राजनीति, यही जो है गलत हो जाएगा। ये मानता है, क्या मानता है कि मूल्यों, राजनीति में जो है मूल्य की जगह होनी चाहिए, मूल्य होने चाहिए। तो यही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, ये गलत है, बाकी सारे तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संगठित समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए
सरकारी निर्णयों के प्रसंगों को प्रभावित करता हुआ लगता है, तो दबाव समूह के विषय में उपरोक्त कथन किसका है? लास्की, एच ट्विनर या मैकाइवर या एच जेगलर। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, एच जेगलर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन है लोक लेखा, प्राक्कलन, लोक उपक्रम समिति या वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये आपका राइट हो जाएगा। जो संसद की समिति होती दो होती, एक स्थायी होती है और दूसरी तदर्थ यानी कि अस्थायी। अस्थायी कर लेते हैं सीधा, अस्थायी या फिर तदर्थ भी आ जाता है। ठीक है, दो होती। जो स्थायी होती इनका प्रतिवर्ष यानी कि हर साल ये 1 वर्ष के लिए गठित की जाती हैं और हर साल अपने निश्चित समय पर ये फिर से गठित की जाती हैं, 1 साल के लिए होती हैं। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो स्थायी समितियां हैं और कैसी हैं? वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, वित्तीय समितियां हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ये तीनों वित्तीय समितियां हैं और स्थायी समितियां हैं, स्थायी समितियां हैं। समितियों के बारे में हमने पूरा एक जो है वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है और उसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे मैंने फैक्ट कवर किए हैं। तो समितियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा, आप उसको देख लेंगे स्पीड में डाल के, तो आपके क्वेश्चन सारे यहाँ से सॉल्व होने वाले हैं। कोर्स वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें लगा हुआ है, तो आप देख लीजिए क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ बताना मुश्किल है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दंड नीति विश्व को मर्यादित रखती है, यह समस्त बुराइयों को उसी प्रकार समाप्त करती है जिस प्रकार सूर्य अंधकार को समाप्त करता है। तो ये मत दिया है, किसने दिया है? रामायण में, महाभारत में, अर्थशास्त्र में या मनुस्मृति में? तो ये मत दिया गया है मनुस्मृति में। आज जो है ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। और अर्थशास्त्र किसके? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, कौटिल्य के द्वारा ये लिखी गई है। विष्णुगुप्त है ना, चाणक्य, कुछ भी कह लीजिए, इनके 3 नाम हैं जो फेमस हैं। और महाभारत वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है। महाभारत में 18 पर्वों की बात की गई, 18 पर्व इसमें दिए गए हैं और उसमें से एक शांति पर्व है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में वो टॉपिक अलग से मेंशन किया गया है। तो शांति पर्व जो है उस पर मैं अलग से क्वेश्चन आपको दूंगी। और अभी फ़िलहाल जो है इसको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शांति पर्व पर हम आपके लिए अलग से क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से मिलते हैं? भारतीय राजनीतिक विचारों की बात हो रही है और प्राचीन, तो कथा सरित सागर, मेघदूत, योग वशिष्ठ या व्यास रचित महाभारत। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो व्यास रचित महाभारत है इसी में जो है सबसे ज़्यादा विस्तार रूप से राजनीतिक विचार मिलते हैं, जो आपके यहाँ पर ऑप्शन है उनमें से। और इसमें जो है 18 पर्व हैं, जो अभी अभी हमने बात की थी, इसमें 18 पर्व हैं और एक शांति पर्व है। और शांति पर्व में क्या है? मत्स्य न्याय की बात की गई है, यानी कि जहाँ जिस समाज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, ऐसा वहाँ का वातावरण हो जाएगा। तो ये सारी जो है बातें की गई है। शांति पर्व में आपको अलग से क्वेश्चंस दूंगी क्योंकि इसमें जो है शांति पर्व के क्वेश्चन है नहीं, रखे नहीं है, अभी अलग से आपको दिए जाएंगे वो। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 होना चाहिए। हाँ यस, यहाँ पर 21 होना चाहिए, 21। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्त का मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है। ठीक है, दूसरा क्या है? किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है। तीसरा क्या है? किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है। तो देखिए 21 जो है बहुत विस्तारित हो चुका है और इसमें तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं, उपरोक्त सभी। तो 21 काफ़ी इसका विस्तार हो चुका है, आप इसका जो है ध्यान रखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, तो वो सब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ समाजवादी लोगों का यह मत है कि कर्मचारियों के संघों को अतिक्रमणशील नियंत्रण के द्वारा पूंजीपतियों से उद्योगों का निर्देशन छीन लेने की चेष्टा करनी चाहिए। तो निम्न में कौन सा एक संप्रदाय इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? कौन करता है? जो ये मार्क्सी समाजवाद है या श्रेणी समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद या फेबियन समाजवाद जो है, ऐसा
बोलता है? कौन बोलता है? तो ये बोलने वाले जो है श्रेणी समाजवाद है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और श्रेणी समाजवाद के जनक अभी अभी हमने बात की थी, इनके जनक जो हैं कोल हैं। कोल, GTH कोल इसके जनक हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद के नेहरू हैं जनक, ये ध्यान रखना। लोकतांत्रिक समाजवाद के कौन जनक हैं? तो नेहरू हैं। और फेबियनवाद के कौन हो जाएंगे? तो फेबियनवाद के हो जाएंगे सिडनी वेब। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न मौलिक अधिकारों में से कौन केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता, विधि की समझ क्षमता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है ये सिर्फ जो है भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है। जो सार्वजनिक सेवाएं हैं इनमें जो है सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। यदि हम बात करें कि कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये सिर्फ जो है भारतीयों को, जो भारतीय नागरिक हैं उनको ही मिले हैं, तो वो हम देख लेंगे कौन कौन से हैं ये। एक तो 16 हो गया आपका, ये देखो समानता जो है 16 के अंदर दिया गया है ना, ये हो गया। और दूसरा 15, ठीक है 15। और फिर कौन सा है 19, जिसकी बात अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ आपको दी गई हैं, 6 प्रकार 19(1) के अंतर्गत, ठीक है, ये हो गया। और क्या है 19 के अलावा ये जो 30 है, पहले तो 29 भी है और 30 भी है। ये सब जो हैं ये संस्कृत और शिक्षा से संबंधित हैं। और 19 जो स्वतंत्रताओं से संबंधित है। 5वां क्या कहता है, जाति लिंग भेद के आधार पर जो है क्या नहीं किया जाएगा, भेद नहीं किया जाएगा। 16 जो है क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो है सार्वजनिक सेवाएं हैं इसमें सबको अवसर की समानता दी जाएगी। तो ये सारे जो हैं क्या हैं, भारतीय नागरिकों को ही मिले हैं और किसी को नहीं मिले हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। तो इनमें से आज जैसे 16 का दे दिया है, कल कुछ और दे देगा, तो आप ध्यान रखिए कि ये सब जो है किसको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य शासन से संबद्ध है? तो कौन सी इकाई है, जनपद, मुक्ति, नगर या ये सभी? तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका ये सही है। प्राचीन भारत में राज्य शासन से संबंधित हो रही है। देखो प्राचीन भारत होना चाहिए प्लस फिर राज्य शासन से संबंधित होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो इसमें जो है आ जाएगा आपका कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत जो दिया था। कौटिल्य ने क्या दिया था, ये सप्तांग सिद्धांत दिया था। और इसमें इन्होंने जो है 7 बात की थी, 7 अंगों की, राज्य के 7 अंगों की बात की थी। कौन कौन से हैं, स्वामी, अमात्य, स्वामी राजा हो जाएगा, अमात्य मंत्री हो जाएगा, ये भी दूसरे नाम से हैं। फिर क्या आ जाएगा, स्वामी अमात्य, फिर आ जाएगा जनपद, फिर आ जाएगा दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7, ये जो दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो जनपद की बात हो गई, ये आपका आंसर आ गया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि यह विचार किसने व्यक्त किया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियाँ रखता है? किसके, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने, न्यायाधीश खन्ना ने, या डॉक्टर VN राव ने, या KM मुंशी ने? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी ने कहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियाँ रखता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति को संविधान के अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति में निहित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 53 है। ऑप्शन डी जो है अनुच्छेद 53 है। तो किसके द्वारा जो है ये राष्ट्रपति में निहित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका जो है डी राइट हो जाएगा। ये जो 53 है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका प्रयोग वह स्वयं और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेगा, यह ध्यान आपको रखना है, मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेगा। ठीक है, तो ये कार्यपालिका शक्ति ऑप्शन यहाँ पर डी आपका ये राइट हो रहा है। जबकि इसी का सेकंड पार्ट करता है कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का क्या होगा, ये प्रमुख होगा। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। दो बातें इसमें कही जाती है, फर्स्ट में ये कहा जाता है और सेकंड में जो है ये कहा जाता है, तीनों सेनाओं का ये प्रमुख होगा। ठीक है,
अनुच्छेद 52 की बात कर लें तो इसके अनुसार क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इसमें यही कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ऐसा बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद है उस पर एक राष्ट्रपति बिठाया जाएगा। तो ये 52 कहता है। 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है। क्या करता है ये? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है ये, ठीक है। 51 यदि हम 50 की बात करें तो ये कहता है कार्यपालिका जो राज्य है वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करेगी, ठीक है। कार्यपालिका न्यायपालिका इन दोनों को पृथक करने का के लिए जो है आवश्यक कदम उठाएगा। तो ऑप्शन 50 ये कहता है। और ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। 2 छोड़ दीजिए, 2 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों ही अनुच्छेद बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? कार्यपालिका से जो है न्यायपालिका को पृथक करने की बात कही जा रही है। राज्य जो है इसके लिए आवश्यक कदम उठाएगा, ऐसा राज्य को निर्देश दिया जा रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृत्युदंड के संबंध में भारत में राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो कौन सा नहीं? सजा को स्थगित करना, सजा को कम करना, सजा को बदलना या क्षमा करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो मृत्युदंड के संबंध में क्या कहे, राज्यपाल जो है किसी के मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। ये अधिकार जो है सिर्फ किसका है? राष्ट्रपति का है, वो कर सकता है, किसी के दंड को क्षमा कर सकता है। राज्यपाल के अधिकार में ये नहीं आता है, ठीक है। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समाप्ति के प्रकारों में से किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय स्पीकर लेता है? सामान्य समाप्ति, गिलोटिन या उपखंडीय समाप्ति या कंगारू। किस प्रकार की जो है समाप्ति का ये क्या लेता है? डिसीजन लेता है, निर्णय स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। तो ये जो है गिलोटिन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर जो बी है ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि किसी विषय पर विवाद हो रहा हो, किसी विवाद पर जो है बहस हो रही है, तो इसी जो गिलोटिन है इसी के थ्रू जो है क्या करता है, जो स्पीकर होता है वो बहस को समाप्त करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ऑप्शन है 75 का सब सेक्शन 3, 76 का सब सेक्शन 3 या 77 या 79। तो देखिए जो 75 का सब सेक्शन 3 है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब सेक्शन 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है जो कि ऊपर यहाँ पर दिया गया है। यदि हम 75(1) की बात करें, 75(1) की ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो है पीएम की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। तो यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख लेते हैं पीएम की नियुक्ति और पीएम की सलाह पर अन्य की नियुक्ति का प्रावधान 75(1) में किया गया है। जबकि 75(2) में यदि बात करें तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसमें क्या है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। तो क्या होगा, मंत्री जो है प्रसाद पर्यंत लिख लेते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे, प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, ठीक है। तो ये दो क्या कहता है, पद पर रहने की बात करता है, नियुक्ति की बात करता है, यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जाती है। तो 75 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड तीनों ऑप्शन इसमें जो तीनों खंड हैं 1, 2 एंड 3 तीनों आपको याद होने चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि निम्न में कौन से एक अध्ययन में मार्क्स ने राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल दिया है। जर्मन आइडियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द 18th बुमायर ऑफ लुई बोनापार्ट या ऑन द जेविस क्वेश्चन। किस पर जो है इन्होंने दिया है, राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल दिया है। तो ये जो जर्मन आइडियोलॉजी है इसी पर दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में जो निम्नलिखित अनुच्छेद हैं इनमें से सर्वोच्च न्यायालय ने किन्हें संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है। 32, 226 और 227, 245। तो यहाँ पर जो है 32 ये और 32 एंड 226 एंड 245 इनको जो है अनुलंघनीय मौलिक ढांचा के रूप में घोषित किया गया है। 32 के तहत क्या होता है
कि जो ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है, ठीक है। 26 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट्स जारी करता है। और यदि हम 245 की बात करें तो ये देख लीजिए कि 245 में संविधान जो है ये क्या करता है कि संविधान के अनुसार चलते हुए, यानी कि संविधान के अनुरूप रहते हुए ये संसद पूरे भारत के लिए विधि निर्माण कर सकेगी। तो जो है ये कहता है, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं क्या है, आपका अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा के रूप में इनको घोषित किया है। तो ऑप्शन आपका जो है ये ए, बी एंड डी, ए, बी और डी, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य एवं संघ के बीच वित्तीय विभाजन किसकी संस्तुति पर होता है? योजना आयोग, सरकारी आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय आयोग। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग के संस्तुति पर जो है विभाजन होता है, वित्तीय विभाजन होता है। ऑप्शन सी इज राइट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संघ को सार्वभौम संघ किसने कहा है? C.H. एलेक्जेंड्रोविच ने कहा है, MP शर्मा या के संथानम या S.C. बनर्जी, किसके द्वारा ऐसा बोला गया है? तो जो C.H. एलेक्जेंड्रोविच हैं इनके द्वारा बोला गया। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह 3 स्तरीय संख्यात्मक व्यवस्था प्रस्तावित करता है, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को संविधान में भाग 3 के अन्यत्र स्थानांतरित करता है, ठीक है। और अगला है सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने के लिए एक संघीय अपीली न्यायालय स्थापित करता है, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को कोई अधिकार दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 26 का डी हो जाएगा। संविधान संशोधन विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, ठीक है। और ऐसा प्रावधान कब किया गया? ये जो 42nd अमेंडमेंट था इसी के द्वारा जो है किया गया। कब? 1976 में इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि संविधान संशोधन जो विधि होगी, संविधान संशोधन जिस विधि से किया जाएगा, तो संविधान संशोधन की विधि को सर्वोच्च न्यायालय उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघ सरकार निम्नांकित में से किस विषय में राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? संघीय विषयों के संदर्भ में, अनिर्दिष्ट सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, उपरोक्त कोई नहीं। तो ये ऑप्शन सी हो जाए कि राज्य सूची के संदर्भ में जो है क्या कर सकती है, जो संघ सरकार होती है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो अभी हमने बात की थी, फिर भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 45, 46, 50 एंड 52। तो अनुच्छेद किसमें? ये 50 में किया गया था। अभी हम जस्ट बात करके आ रहे हैं उस पर चर्चा करके। 52 में क्या कहा गया है कि जो है भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति पद की बात की गई है। राष्ट्रपति होगा, अनिवार्य है, होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अनुच्छेद 50 ऐसा कहता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर जो है एक आर्टिकल लिखा हुआ था, हमने ध्यान नहीं दिया। 46 ये क्या कहता है, इम्पॉर्टेंट है कि राज्य जो है लोगों के पोषाहार के स्तर को उठाएगा, जीवन स्तर को उठाएगा और लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि करेगा, और हानिकारक जो पदार्थ हैं और औषधियाँ हैं उन पर रोक लगाएगा, यानी कि जो मादक पेय पदार्थ हैं और जो हानिकारक औषधियाँ हैं उस पर रोक लगाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। लोगों के स्वास्थ्य, ये जो पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा और हानिकारक जो दवाइयाँ हैं और जो मादक पदार्थ हैं उस पर जो है क्या रोक लगाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं पोषाहार
है ना, जीवन स्तर, पोषाहार, वो सब आ जाएगा उसी में। और दूसरा क्या है कि मादक पदार्थ पर रोक। ठीक है, मादक पदार्थ पर रोक लगाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप जो है इसको नोट डाउन कर लें। और अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन एक ही समान प्रक्रिया से अपदस्थ किए जा सकते हैं, यानी कि एक ही प्रक्रिया के द्वारा कौन कौन अपने पद से हटाए जाएंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, या वित्त आयोग के अध्यक्ष, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इनमें से कौन कौन जो है एक ही प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है एक तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये जो है, और फिर भारत का लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये, और फिर हो जाएगा ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये तीनों जो है एक ही समान जो है एक ही प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाएंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा एंड पांचवा, यानी कि ए, बी एंड ई, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति प्रदान करने के लिए किसको नज़ीर माना गया है। ऑस्ट्रेलिया को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, कनाडा को, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर कनाडा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य के मध्य विवादों का निर्णय भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। किसके, कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है। परामर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत ये करता है, तो ये जो है करता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत क्या है, चाहे राज्य और राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाए, या राज्य और केंद्र के मध्य विवाद हो जाए, या केंद्र और बहुत सारे मतलब राज्यों के मध्य विवाद हो जाए, ये सब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या करेगा, इनका निर्णय करेगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप सुझाया था। त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय प्रतिरूप, या मंडल पंचायत प्रतिरूप, या फिर ग्राम पंचायत प्रतिरूप। तो अशोक मेहता समिति की यदि हम बात करें तो इन्होंने जो है द्विस्तरीय प्रतिरूप को जो है सुझाया था। ठीक है, द्विस्तरीय प्रतिरूप के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि जो है जिला परिषद स्तर, जो मंडल पंचायत हो और जिला परिषद, ये दो तरह की पंचायतें को इन्होंने जो है बात की थी। जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय प्रतिरूप सुझाया था। ठीक है, तो इन्होंने ग्राम पंचायत और मंडल और जिला पंचायत जो है ये 3 स्तर की बात इन्होंने की थी। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय जो है बलवंत राय मेहता से संबंधित है, और द्विस्तरीय किससे, अशोक मेहता से संबंधित है। ठीक है, बलवंत राय मेहता। और इसमें क्या है देखिए, अशोक मेहता, इसमें सिर्फ 2 नाम आ रहे हैं, 1 और 2, तो ये द्विस्तरीय हो जाएगी। इसमें 3 आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये त्रिस्तरीय हो जाएगी, ऐसे भी देख सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से कौन एक कभी भी केंद्रीय मंत्री नहीं रहा। मोरारजी देसाई, यानी कि वो प्रधानमंत्री तो बना बट केंद्रीय मंत्री कभी नहीं रहा। मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, या चंद्रशेखर। तो ऐसा जो है चंद्रशेखर के केस में हुआ, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों द्वारा प्रदत्त खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की राशि निर्धारित करने का अधिकार है। तो किस राज्य के राज्यपाल को है, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दिए हुए ऑप्शन में असम जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये राज्य कौन है, ये राज्य जिनको छठी अनुसूची के अंतर्गत अलग अलग स्टेटस मिला है, जैसे कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये सब। तो इनको क्या है, स्वायत्ता प्रदान की गई है। तो इन्हीं राज्यों में संबंधित जो है राज्यपाल को जिला परिषदों द्वारा प्रदत्त खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की धनराशि निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। किसका, जो असम हो गए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब हैं, इनको स्वायत्ता प्राप्त है और इन्हीं को ये अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर असम राइट हो जाएगा। कभी असम की जगह पर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम दे दे तो वो भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अभी असम राइट हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों का विचार किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर या गोविंद वल्लभ पंत? किसने जो है ये दिया था? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ए, नेहरू जी ने ये विचार दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक फासिज्म का लक्षण है, कौन है? तो आप लोग थके तो नहीं, पहले ये बता दीजिए। ठीक है, थक गए हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। और मैं लगातार बोल रही हूँ तो आप लगातार सुन तो सकते ही हैं। ठीक है, तो फासिज्म को फांसीवाद, दोनों वर्ड आपको पता होने चाहिए। फासिज्म इंग्लिश वर्ड है और फांसीवाद। ठीक है, तो फांसीवाद के बारे में यहाँ बात हो रही है कि कौन सा लक्षण है। तो इसमें देखेंगे विधि के शासन में अनिच्छा से आस्था, राज्य की सर्वशक्ति मत्ता में विश्वास, मानव की विवेकशील प्रकृति में आस्था, मुक्त संचार में विश्वास। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो फासिज्म है या फांसीवाद है तो ये राज्य की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास करता है। ठीक है, और ये विवेक, जो मानव की विवेकशील प्रकृति, इसमें आस्था नहीं रख सकता है, मुक्त नहीं रखता है, मुक्त संचार में भी विश्वास नहीं रखता है, ये अलोकतांत्रिक है यानी कि लोकतंत्र में भी विश्वास जो है नहीं रखता है। ये सब जो है इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। ये मतलब ये बुद्धिहीन, प्रजातंत्रहीन, ये सारी बातें इसकी विशेषताएं हैं। और ये विश्वास किस में करता है? मानव पूजा में विश्वास करता है, महामानव में विश्वास करता है। तो इस तरह की चीज़ों में ये विश्वास करता है। और फांसीवाद क्या है? एक सिद्धांतहीन विचारधारा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन जो है राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की है? तो किसने की है? मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है। सीकरी समिति, बरुआ समिति, स्वर्ण सिंह समिति या राजा स्वामी समिति? तो जो मौलिक कर्तव्यों को इंक्लूड करने की बात हुई थी, स्वर्ण सिंह समिति ने दी थी। ठीक है, और इनको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जब जोड़े गए थे तब 10 थे, अभी प्रेजेंट टाइम में 11 हैं। 11वां क्या है कि सभी पेरेंट्स को ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को स्कूल जाने का अवसर प्रदान करें। यह 11वां है। और ये रखे कहाँ गए हैं? तो भाग 4A के, जो संविधान का भाग 4 है, इस ए में भाग 4A के 51 का में ये रखे गए हैं। ठीक है, यहीं पर ये इंसर्ट किए गए हैं। पहले 10 थे, अभी 11 हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो है न्याय पंचायत से संबंधित है। यदि आप लोग थक गए हैं तो कुछ पानी वगैरह ले लीजिए, 2-4-5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, उसके बाद आइए। लेकिन जितना भी पढ़ना कॉन्सेंट्रेट के साथ, जो कॉन्सेंट्रेशन आपका यहाँ पर होना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगी और फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थक गए हैं तो उसके बाद देखना, क्योंकि फैक्ट को ग्रास्प भी करना है। ऐसा है कि नहीं सुना और छोड़ दिया, तो उसको मतलब एडॉप्ट भी करना है। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्याय पंचायत से अपेक्षा की जाती है कि ग्रामों में अपराधों का निपटारा करेंगी, या न्याय के क्षेत्र में ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाएंगी, या समझाकर विवादों का निपटारा करेंगी, या फिर छोटे दीवानी मुकदमे एवं अपराधों की सुनवाई करेंगी। तो यही जो है इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये छोटे दीवानी मुकदमे एवं अपराधों की सुनवाई करेंगे न्याय पंचायत के बारे में। ये दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न में किसने उदारवादी लोकतंत्र के विकास को 4 प्रतिमानों संरचनात्मक, विकासात्मक और संतुलनकारी और सहभागी में श्रेणीबद्ध किया है? तो किसने किया है? हैरोल्ड लास्की ने किया है, एल.टी. हॉबहाउस ने किया है ना, या फिर C.V. मैकफर्सन ने किया है, या जोसेफ शुम्पेटर ने किया है? किसने किया है ये? तो ये किया गया है मैकफर्सन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। C.V. मैकफर्सन के द्वारा संरचनात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी, इन जो है श्रेणीबद्ध 4 प्रतिमानों में श्रेणीबद्ध किया गया है। ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र के विकास को। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो आपको देखना है। पंचायत व्यवस्था के हर स्तर से विधानसभा, विधान परिषद एवं संसद सदस्यों को अलग रखा गया है। ऑप्शन बी है कि हर राज्य के लिए एक वित्तीय आयोग की व्यवस्था की गई है। तीसरा है
हर स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों को आरक्षित किया गया है। चौथा है पंचायत के लिए 5 वर्ष की अवधि निश्चित कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सही है। यहाँ ऑप्शन ए आपका जो है यही गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, यही नहीं है। बाकी ये वित्तीय आयोग की भी व्यवस्था की गई है, महिलाओं की लिए 1/3 स्थानों की भी आरक्षित किया गया है इनको, हर स्तर पर, ग्राम स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर। और पंचायतों के लिए 5 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है। अगर यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने में चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। और यदि 6 महीने से जब चुनाव की पूरी जो अवधि है वो 6 महीने से कम बचती है, तब तो कोई बात नहीं, चुनाव नहीं कराओ, कोई बात नहीं। लेकिन यदि 6 महीने से ऊपर का समय है तो क्या होना, उसका चुनाव जो है हो जाना चाहिए। आगे देखेंगे। और इसके अलावा और क्या कहता है, इसमें जो है 243 ए से लेकर के और 243 डी तक जो है पंचायत के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है। और पंचायत राज व्यवस्था लागू कब से हो जाती है, ये 24 अप्रैल 1993 से जो है ये लागू हो जाती है। और ये जो संवैधानिक इसका जो संशोधन कब होता है, तो ये 1992 में जो है इसका संशोधन होता है, ठीक है। संशोधन होता है 1992 में। ये कौन सा संशोधन, 73rd संशोधन जो है 1992 में होता है। और लागू कब होता है, 24 अप्रैल 1993 को। जबकि जो नगर पंचायत है, इनको भी देख लेते हैं। नगर पंचायत ये जो है 12वीं अनुसूची में दी गई हैं। और सेम जो है 12वीं अनुसूची में ये दी जाती हैं, विषय कितने हैं इसके, 18 विषय इसमें रखे गए हैं, ठीक है। और क्या है, 74th अमेंडमेंट है, ये 74th अमेंडमेंट है। और डेट यही सेम रहेगा, यानी कि 1993। लागू कब से होता है, 1 जून। ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये कई सारे एग्जाम में, अभी एमपी सेट में पूछा गया था, उसके बाद एक किसी और एग्जाम में पूछा गया था। तो 1 जून 1993 में जो है ये लागू हो जाता है। ये यहाँ पर हमने 1993 कर दिया है, अमेंडमेंट 1992 में ही होते हैं दोनों के, ठीक है। दोनों के अमेंडमेंट 1992 में होते हैं, लागू 1993 में होते हैं। ये 24 अप्रैल को 1993 में लागू होता है, ये 1 जून 1993 में लागू होता है, ठीक है। ये 74th अमेंडमेंट है और ये 73rd अमेंडमेंट है। ये नगर पंचायत है और ये क्या है, ग्राम पंचायतों की बात हो रही है। ये नगर पंचायत, इसको एक्चुअली नगर पंचायत नहीं कहेंगे, नगर पालिकाएँ बोलेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा बढ़िया एक्यूरेट वर्ड है, नगर पालिकाएँ, ठीक है, नगर पालिकाएँ। और यहाँ ग्राम पंचायत की बात हो रही है, ठीक है। इसमें 11वीं अनुसूची में सब्जेक्ट कितने हैं, 29 सब्जेक्ट हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ 18 सब्जेक्ट हैं। तो सबको कंपेयर कर लीजिए और इसको पूरा रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, जो आपको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ग्राम पंचायत जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में इसका जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और क्या है, 29 विषय रखे गए हैं ग्राम पंचायत में, ठीक है। ग्राम पंचायत लागू कब से होता है, 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। नगर पालिकाओं की बात करें तो 74 संशोधन 1992 के द्वारा ये किया जाता है। 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, सब्जेक्ट कितने हैं, 18 हैं इसके अंतर्गत। और ये लागू कब होता है, 1 जून 1993 में ये लागू हो जाता है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि निम्न में किस विचारक द्वारा राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है बजाय राज्य के सिद्धांत के। तो पूछ रहा है सीधी सीधी लैंग्वेज में कि राज्य के संरक्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो अरस्तू ने किया है, इक्विनास ने किया है, मैकियावली ने किया है, या फिर जीन बोर्डिन ने किया है। तो ये मैकियावली के द्वारा जो है किया गया, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। मैकियावली बताते हैं कि राज्य का संरक्षण कैसे कैसे करना चाहिए, और इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंस में ये सारी बातें दी हैं। प्रिंस इनकी फेमस पुस्तक है, इसमें शासन कला के बारे में बात की गई है
और ये बताया है कि राज्य की सुरक्षा जो है सर्वोपरि है, उसके लिए कोई भी साधन नैतिक हो या अनैतिक हो राजा को अपना लेने चाहिए। ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। तो जो हमने वेस्टर्न थिंकर का पार्ट लिया है उसमें हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्र की जैविक संकल्पना की संभावनाओं का सामना करने पर उदारवादियों ने निम्नलिखित में से किस एक की वकालत की है? किस एक की वकालत की है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, नागरिक राष्ट्रवाद की या कल्पित राष्ट्रवाद की? तो जैविक संकल्पना की संभावनाओं का सामना करने पर उदारवादियों ने किस एक की वकालत की है? तो जो उदारवादी थे इन्होंने सभी ने जो है नागरिक राष्ट्रवाद की वकालत की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो ये समझ लिया कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ले रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है मैं 2 बार देती हूँ। ये एस्टेट के अकॉर्डिंग ही दे रही हूँ, जैसे एस्टेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन है ये। तो शाम को एक बार, ये 8-9 के बीच में जो है वीडियो पब्लिश होती है। एक सुबह जो है 10 बजे लाइव क्लास होती है, लाइव प्रीमायर होता है, तो उसमें भी आप लाइव आकर के जुड़ सकते हैं, आंसर जो है वहाँ पर दे सकते हैं। तो दोनों क्लासेस के आप चाहे लाइव जुड़ें या ना जुड़ें वो बात अलग की है, बट आप इनके वीडियोस देख करके इनके क्वेश्चन को पक्का जो है, इनके जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उन पे एक रैपिड रिवीजन इनका पक्का लें। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्लस यदि आप मैनेज कर सकते हैं तो प्लेलिस्ट जो है आप यूज कीजिए। प्लेलिस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए, पूरी थ्योरी को कवर करते हुए, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं। एनसीईआरटी की, कोर्स वीडियोज़ की, मैराथन की, और सारी वहाँ पर लगी हुई हैं। जो अभी ये लाइव क्लासेस चल रही हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से ये भी प्लेलिस्ट लगी हुई है, तो आप कोई भी उठा करके देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट में क्वेश्चन सारे अच्छे दिए गए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे अब हम, कह रहा है कि 20वीं सदी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिगता के लिए ढाल नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित शासन मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है। यह किसने कहा है? एफ.ए. हेयक, मैकफर्सन, जॉन रॉल्स या महात्मा गांधी? तो ये जो है एफ.ए. हेयक के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जॉन रॉल्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके टॉपिक में है। इनसे जो है अज्ञानता का आवरण, ठीक है, अज्ञानता का आवरण या अज्ञानता का पर्दा, अंतर का सिद्धांत, ठीक है, अंतर का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें जो इनसे जुड़ी हुई हैं। और इनका न्याय कैसा है? शुद्ध प्रक्रियात्मक है। दूसरे टाइप से एक और पूछता है तो ये वितरणात्मक है। तो ये इनके ऐसे न्याय हैं। इनकी पुस्तक की बात करें तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है। क्वेश्चन यहाँ से आने की बहुत संभावना है, देख लें। इस थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है। इसी में इन्होंने जो है सामाजिक न्याय का सिद्धांत जो है दिया है। किसके? सामाजिक समझौते के क्षेत्र में न्याय का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो रहा है। और रॉल से संबंधित ये सारी बातें हैं, जो हमने यहाँ पर नहीं लिखा वो भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? ऑस्टिन ने लिखी है, के.सी. वियर ने लिखी है, एफ.जी. विल्सन ने लिखी है या सी.एफ. स्ट्रॉन्ग ने लिखी है? किसके द्वारा जो है ये लिखी गई है? तो ये लिखी गई है, ये वियर, के.सी. वियर जो हैं इनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों एवं दायित्वों का अस्तित्व समाज से अलग हो सकता है। किसने कहा है? टी.एच. ग्रीन ने कहा, लास्की ने कहा, ई. बर्क ने कहा या ई. बार्कर ने कहा है। तो ये बात, ये कथन है, तो ये किसके द्वारा जो है कहा गया है? तो ये जो ई. बर्क हैं इन्होंने ऐसा कथन कहा है। ये ऑप्शन यहाँ पर जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी जो है, यदि अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो ये आप सक्सेस की एक जो है गुण है, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं सक्सेस उन्हीं को नसीब होती है, ठीक है। तो मेहनत करना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही उसका एक अंतिम जो है साधन है, मेहनत के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। तो जो लोग बने हैं अभी तक तो उनके लिए
बिग सैल्यूट, क्योंकि आप जो है सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। प्लस आपसे कहना चाहूँगी आपके साथ साथ हमारी भी मेहनत है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, देखेंगे हम 46 नंबर। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है या अर्धवैधानिक प्रक्रिया है। तो महाभियोग क्या है? ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर हो सकता है इजी दिख रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से बहुत सारे सीधे सीधे जो है आपको पात्रता परीक्षा में स्टेट में, बिहार स्टेट में 13 को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप निश्चित होकर के इन पे बस फोकस बनाए रखिए। जो भी टॉपिक मैं दे रही हूँ तो वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, पूरा क्वेश्चन आएंगे वहाँ से एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार सार्वभौम नहीं है। यहाँ पर जो है ना कुछ मिसप्रिंट ऑप्शन सही नहीं दिए गए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में किसने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात कही है? किसने कही है? मॉरिस जोन्स ने कही है, एम वीनर ने कही है, रजनी कोठारी ने कही या फिर ए सिल्स ने कही है? 3 भाषा शैली की बात हो रही है यहाँ पर कि, तो ये किसने कहा है? तो जो ये मॉरिस जोन्स है इन्होंने कहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 भाषा शैली की बात की है भारतीय राजनीति में। कौन कौन से? एक तो जो है परंपरागत, ठीक है, परंपरागत भाषा शैली की बात की है। फिर दूसरी क्या है? आधुनिक भाषा शैली की बात की गई है। ठीक है, और तीसरी क्या है? तीसरी है संतों की भाषा, संतों की भाषा। तो जो ये मॉरिस जोन्स हैं तो भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात कही है। कौन कौन सी हैं ये? परंपरागत, आधुनिक एंड संतों की भाषा। इन 3 भाषा शैलियों की बात ये करते हैं मॉरिस जोन्स महोदय। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा नहीं किया गया है? मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या प्लेखनाव? तो देखिए, ये जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इस शब्द का प्रयोग मार्क्स के द्वारा तो किया ही गया है, और हेगल और मार्क्स, लेनिन, स्टालिन ये सब जो है इनके द्वारा किया गया है। जो प्लेखनाव है इनके द्वारा नहीं किया गया है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये क्या है? मार्क्सवाद का एक खास टर्म है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और ये जब लेनिन, स्टालिन ये सभी क्या है? मार्क्सवादी हैं। तो इन सभी ने कहीं ना कहीं इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रयोग किया है। मार्क्स ने भी, लेनिन ने भी, स्टालिन ने भी, लेकिन जो प्लेखनाव है इन्होंने नहीं किया। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करें कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या? ये मार्क्सवाद का एक खास टर्म है, मार्क्सवाद ने इसको अच्छे से यूज किया है। और ये सभी जो है मार्क्सवादी हैं, ये भी हैं, स्टालिन भी हैं और ट्रॉट्स्की भी हैं। तो ये सभी मार्क्सवादी हैं, तो इन सभी ने यूज किया है, प्लेखनाव नहीं है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, सेग्रीगेट करना पड़ता है ना, सिलेक्शन रिजेक्शन 2 ही चीज़ें तरीके होते हैं क्या करने के, चीज़ों को जो है सही आंसर ढूंढने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो H.A. मेयो है या जो है टूमैन है या मैकफर्सन है या जी सार्टोरी हैं? तो कौन है? ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, जो मैकफर्सन है ये है। किसकी? डेमोक्रेटिक थ्योरी जो है पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? मैकफर्सन महोदय हैं। तो यहाँ पर हमने 50-50 क्वेश्चंस की 2 PDF कवर की हैं, यानी कि आपने टोटल 100 क्वेश्चंस आज कवर किए हैं। तो जितने भी लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं उनके लिए ज़ोरदार तालियां हमारी तरफ से, क्योंकि आप जो है मेहनत कर रहे हैं, और जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो कल मिलते हैं और प्रश्नों के साथ। सुबह जो है 10 बजे भी क्लास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर दिए जा रहे हैं, और शाम को भी होती है। दोनों क्लास आप लीजिए, दोनों, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करें कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लें, तभी आपकी जो है आपको हमारी सारी वीडियोज़ मिल पाएंगी। प्लस जब इतनी मेहनत के बाद आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और करवाएं भी अपने दोस्तों से भी। ठीक है, ताकि मैं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको और अच्छे कंटेंट दे पाऊँ, और एग्ज़ाम स्पेसिफिक होकर के, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर के आपको कंटेंट दे पाऊँ, यानी कि रिसर्च बेस्ड पर। बहुत टाइम लगता है इसमें, तो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ।
इसके लिए जो है आपको भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना और करवाना पड़ेगा। ये आपका दायित्व है। हम अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं और आप भी अपना दायित्व पूरा कीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ, इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।